सॉरी। तो ये अजम्पशन आपने देख लिए, डिटर्मिनेशन कर लिया इन लोगों का। इफ एग्री दी टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट, इसके अलावा आप ये देखिए कि भाई जो फोरकास्टिंग करी गई है उस फोरकास्टिंग में जो टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट्स और जो टाइमिंग ऑफ पेमेंट्स हैं, ठीक है, टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड टाइमिंग ऑफ पेमेंट्स, इन दोनों का भी कंपैरिजन हमको करके देखना है भाई। एक्चुअली में एक्चुअल के साथ कंपैरिजन करना है कि भाई आप कैश फोरकास्टिंग में देखेंगे कि हमने फोरकास्ट करा कि भाई इतने टाइम में इतना पैसा आ जाएगा, इतना हमको पेमेंट करना पड़ेगा टाइम पे, मंथली बेसिस पे। तो वो कितना मैच कर रहा है, क्या एक्चुअली में इतना पैसा उस टाइम पे आ रहा है, क्या एक्चुअली में उतना पैसा उस टाइम पे जा रहा है। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है, एग्री करना है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ यस भाई। सर। हाँ, ये इस साल का नहीं, मतलब अब आज मैं अगर 1 अप्रैल 2024 का कैश फ्लो फोरकास्ट को ऑडिट कर रहा हूं, तो इस साल, ये तो साल अब चालू हुआ है ना, तो इससे तो पता चलेगा नहीं। तो ये सब चीजें कौन से वाले से पता चलेगी, प्रीवियस ईयर से पता चलेगी ना। किससे पता चलेगी ये सब चीजें हम लोगों को? प्रीवियस से ही पता चलेगी ना। आगे तो अब 1 अप्रैल 2024 का अगर मैं फोरकास्टिंग को ऑडिट कर रहा हूं, तो उसको ऑडिट करने के लिए पीछे देखना पड़ेगा कि आगे देखेंगे। आगे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है ना, आज तो 1 अप्रैल ही है, तो मेरे को क्या पता कि आगे क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों को पास्ट डेटा ऑडिट करना पड़ेगा ना। आया ना, यस और नो? यस। तो ये जिस भी यस सर। चीज को एग्री करने के बारे में बोल रहे हैं ना, ये प्रीवियस फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं, प्रीवियस कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं। तो टाइमिंग ऑफ रिसिट जो है, पेमेंट्स या फिर टाइमिंग ऑफ पेमेंट जो है, वो हमको कंपैरिजन करनी है। ऑफ कोर्स की बात है, वो प्रीवियस के उसके ही कंपेयर करनी है, लास्ट ईयर से कंपेयर करनी है। एग्जामिनिंग दी कंपनी डिटेल बजट फॉर द फोरकास्ट पीरियड डिस्ट्रिक्ट, तो उसके अलावा कंपनी के जो डिटेल बजट्स हैं फोरकास्ट पीरियड के हिसाब से आप उनको एग्जामिन कर लीजिए, ठीक है। और अगर डायरेक्टर्स ने कोई स्पेसिफिक प्लान बनाया तो वो डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि कंपनी ने जो फोरकास्टिंग करी है, ठीक है, तो कैश इनफ्लो को बढ़ाने के लिए या कैश आउटफ्लो के हिसाब से, ठीक है ना, कैश आउटफ्लो के हिसाब से अगर कंपनी कह रही है कि इतना कैश इनफ्लो होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जब चीजें ज्यादा बेचोगे तभी तो कैश इनफ्लो होगा, कम बेचने से तो होगा नहीं, यस और नो? ज्यादा चीजें बेचेंगे जब ही होगा ना, आया ना, यस और नो? यस सर। तो अगर आपको ज्यादा चीजें बेचनी है तो बेटा उसके लिए प्रोडक्शन भी तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आपके क्लाइंट बोलता है कि इतना पैसा हम लोगों के पास आ जाएगा, इतना हम लोग गुड्स बेच देंगे, तो भाई उसके लिए आपको प्रोडक्शन भी तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो क्या कंपनी ने जो है वो रिक्वायर्ड नॉन करंट एसेट्स जो है अपनी प्रोडक्शन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, ऐसा कोई प्लानिंग करी या नहीं करी? सिर्फ अगर आपने, मैंने हवा में बात कर ली, हवा में प्लानिंग कर ली, हाँ भाई इतने करोड़ों रुपए आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो, अरे भाई आएंगे कहाँ से पैसे इतने आपके पास? उसके लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए आपको नॉन करंट एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, मशीन खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, प्लान खरीदना पड़ेगा। तो क्या कंपनी ने उस चीज के लिए कोई प्लानिंग करी है अपनी प्रोडक्शन को जरूरत करने के लिए? तो वो असेसमेंट अगर किया है तो उस चीज को आप क्या कीजिए, एग्जामिन कीजिए। और एग्री कैश आउटफ्लोज और नॉन करंट एसेट्स टू सप्लायर कोटेशंस। और उसके अलावा कैश आउटफ्लो क्या वाकई उतना हो रहा है भाई? अगर आप नॉन करंट एसेट खरीदोगे तो कैश आउटफ्लो बहुत होगा, होगा नहीं होगा? एसेट खरीदने में तो बहुत सारा पैसा बाहर जाता है, यस और नो? यस सर। तो सप्लायर्स ने अगर उन एसेट्स को बेचने वाले सप्लायर्स ने अगर कोई कोटेशन दिए हैं, तो उसके हिसाब से आप कैश फ्लोज जो है वो उसको कंपेयर करके देखिए। बिल्डिंग अगर खरीदी आ रही है, फॉर एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग्स, एग्री द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो टू बी एक्सपेक्टेड, कंप्लीशन डेट कंसीडरेशन इन द ड्राफ्ट सेल्स एंड द परचेज एग्रीमेंट। कोई बिल्डिंग खरीदी आ रही है, उसके लिए कितना पैसा गया है, क्यों? क्योंकि देखो जब बिल्डिंग आपने एक असेसमेंट किया कि भाई ये बिल्डिंग बन जाएगी, इस बिल्डिंग के अंदर हम लोग काम करेंगे, इसको हमको करके हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा उसको हम बेचेंगे, उससे पैसा आएगा। लेकिन वो बिल्डिंग बनी नहीं, तो बिल्डिंग नहीं बनी, अगर वो समय रहते वो बिल्डिंग नहीं बनी, या वो समय रहते आपने बिल्डिंग एक्वायर नहीं करी, तो वो सब कहानी आपकी हवा में चली जाएगी। इस साल कुछ नहीं होगा, वो चीज डेफर हो जाएगी, वो चीज आपकी देर हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो एज अ ऑडिटर आपका
को क्या करना है, आपका क्लाइंट कहना है कि भैया ये बिल्डिंग बनेगी, इस बिल्डिंग में मैं प्रोडक्शन करूंगा, प्रोडक्शन करके माल जो होगा उसको बेचूंगा और उससे पैसा आएगा। तो वो जो टाइमलाइन उसने यहाँ पर डिटरमाइन कर रखी है कि भैया ये 6 महीने में बिल्डिंग बन जाएगी, तो आपको ये देखना है कि भाई या वाकई उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली ये लोग उस बिल्डिंग को अक्वायर करके प्रोडक्शन करने के लिए जो भी उस पर खर्चा किया जाना था वो किया जा रहा है एक्चुअली में या नहीं किया जा रहा है। ये आपको क्या करना है यहाँ पे, इस चीज का असेसमेंट करना है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो टू द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट, तो उस कंप्लीशन डेट तक जितना पैसा चला जाना चाहिए था, जिस समय पे चला जाना चाहिए था एज पर दी सेल एंड परचेज एग्रीमेंट, वो पैसा गया है या नहीं गया, वो काम हुआ या नहीं हुआ, ये आपको जो है एग्री करना है। ठीक है? एडिकेसी ऑफ द इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, द वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज इंक्लूड इन द फोरकास्ट। ठीक है? और देखियो कि भाई जो भी इंक्रीज वर्किंग कैपिटल है वो एडिक्वेट, मतलब एडिक्वेसी ऑफ द इंक्रीज एंड द वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज इंक्लूड इन द फोरकास्ट। तो क्या आपके क्लाइंट ने जो भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत इन लोगों को पड़ने वाली है, सब बातें देखो हवा में। अभी तक आपका क्लाइंट बोल रहा है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन भैया तुम प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, प्रोडक्शन ज्यादा करने के बाद जब तुम गुड्स बेचोगे तो वो सब चीजें करने के लिए पैसा चाहिए, वो फिक्स कॉस्ट एक्वायर करने के लिए चाहिए, और वो वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा। भाई वर्किंग कैपिटल होगा तभी तो बिजनेस कर पाएंगे, आपके पास अपने इंप्लॉयज को देने के लिए सैलरी नहीं है, वेजेस नहीं है। ठीक है? सेल्समैन को देने के लिए कमीशन नहीं है आपके पास, सब चीजें जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है वो नहीं है, रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं है, तो करोगे कैसे ये सब चीजें? ये तो हवा में बातें हो गई ना, यस और नो? तो जिस इंक्रीज जो वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट आपका क्लाइंट कह रहा है मैं कर लूंगा, या जितना उसने किया है उसकी एडिक्वेसी आपको जो है वो कंसीडर करनी है। आ गया भाई समझ में यहाँ पे? हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? समझ में आ गई बात? आगे बढ़े? Yes, sir. ठीक है, तो एडिक्वेसी ऑफ द इंक्रीज वर्किंग कैपिटल कंसीडर कर लीजिए। ठीक है? इफ रिलेवेंट कह रहे हैं कि अगर ये रिलेवेंट मतलब ये वाला प्रोसीजर जरूरी प्रोसीजर नहीं है, इसका मतलब तो ये अगर रिलेवेंट है, अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जो कि मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाते हैं, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इन द मोस्ट मैनेजमेंट रीसेंट मैनेजमेंट अकाउंट्स टू द फोरकास्ट फिगर्स, ये आप करके देख लो। तो मैनेजमेंट जो अकाउंट्स हैं उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को फोरकास्ट फिगर्स के साथ हम लोगों को कंपेयर करके देखना है। सो दिस प्रोसीजर इज रिलेवेंट व्हेन देयर इज अ मैनेजमेंट अकाउंट, इफ देयर इज नो मैनेजमेंट अकाउंट्स यू कैन नॉट परफॉर्म दिस प्रोसीजर। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, आगे समझ में आया ना? आगे बढ़े इसको, यस और नो? Yes, sir. So okay, so this procedure says that if relevant, अगर ये रिलेवेंट है तो आप मैनेजमेंट अकाउंट्स और फोरकास्ट फिगर्स का में आपस में कंपैरिजन करके देखिए। ठीक है? रिकैलकुलेशन हम लोग करके देखेंगे कैश फ्लो फोरकास्ट का, मैथमेटिकल एक्यूरेसी या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए हम कंपनी के बोर्ड मिनट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं फॉर एनी अदर रिलेवेंट इश्यू विच शुड बी इंक्लूडेड। ऐसा कोई भी बोर्ड मिनट्स को आप इंस्पेक्ट कर लीजिए जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कोई भी दूसरा अदर रिलेवेंट इशू था जिसको कि फोरकास्ट में इंक्लूड करना चाहिए था, वो आपके क्लाइंट ने किया है या नहीं किया। सो दीज आर दी प्रोसीजर्स जो आपको परफॉर्म करने हैं व्हेन यू आर एग्जामिंग दी कैश फ्लो फोरकास्ट। याद हो गई है धीरे धीरे, यस और नो? एक बार वापस से बोल देता हूं मैं कि आपने क्या क्या करना है बेटा। आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश फोरकास्ट और कैश बुक को एग्री करना है। ठीक है? आपको पास्ट के फोरकास्ट एक्चुअल आउटकम्स के साथ कंपेयर करने, आपको अजम्पशंस डिटरमाइन करने कि कंपनी ने जो आपके क्लाइंट ने जो अजम्पशंस लिए वो कितने रीजनेबल अजम्पशंस लिए। आपको टाइमिंग ऑफ रिसिप्ट्स और टाइमिंग ऑफ पेमेंट्स एग्री करके देखने हैं, किसके साथ? कैश फोरकास्ट के साथ। कंपनी के डिटेल बजट्स को एग्जामिन करना है आपको, कंपनी के डायरेक्टर्स ने अगर कोई स्पेसिफिक प्लान बनाया वो डिस्कस आपको करने। नॉन करंट एसेट्स का जो भी प्लानिंग उन लोगों ने करी है प्रोडक्शन की जरूरत को पूरा करने के लिए, उसका असेसमेंट आपको करना है। कोई बिल्डिंग अगर अक्वायर वो लोग करने का सोच रहे हैं तो उसमें वो पैसा जो खर्च करने का प्लान उन लोगों ने किया है वो पैसा उन लोगों ने टाइमली खर्च किया है या नहीं किया है। एडिक्वेसी ऑफ इंक्रीज वर्किंग कैपिटल आपको कंसीडर करनी है, अगर रिलेवेंट है तो मैनेजमेंट अकाउंट्स को फोरकास्ट फिगर्स के साथ कंपेयर करना है। फोरकास्ट
का रिकैलकुलेशन करना है और बोर्ड मिनट्स को आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। आ गया भाई, समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? याद हो जाएंगे पॉइंट्स? यस सर। यस। ठीक है, नहीं है इतना डिफिकल्ट नहीं है, 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको चीजें ध्यान में रह जाएगी, हाँ भाई ये चीज हमने करी। उसको शॉर्ट में धीरे धीरे आप लोगों को 1-2 बार 3-4 बार पढ़ोगे ना, और उसमें आपने की पॉइंट्स लिख ली, अच्छा ये है ये है ये है, तो वो अपने आप चीजें ध्यान रहेगी कि अच्छा हमने ये किया था। चल, अब ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि भाई कोई भी ओपिनियन पे पहुंचने से पहले, ओपिनियन या मतलब किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले, ठीक है, हम लोगों को ओवरऑल रिव्यू करने के लिए बोला है। मतलब ऑडिट तो हम कर चुके हैं, ऑडिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आफ्टर ऑडिट है, तो ये आफ्टर ऑडिट, ऑडिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑडिट करने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई ओपिनियन फ्रेम करने से पहले एक स्टेप हम बीच में और ऐड कर रहे हैं। वो प्रोसीजर ये है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक बार ओवरऑल रिव्यू करेंगे आफ्टर ऑडिट एंड बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। तो अल्टीमेटली अपना ओपिनियन देने से पहले और ऑडिट कंप्लीट होने के बाद बीच में एक प्रोसीजर और घुसा दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक बार ओवरऑल रिव्यू करेंगे। आगे भाई समझ में कब करना है ये हम लोगों को ओवरऑल रिव्यू, हाँ या ना? यस सर। रिपोर्ट बनाने से पहले करोगे, रिपोर्ट बनाने के बाद करोगे, कब करोगे? पहले। पहले कर लेंगे। ऑडिट के पहले करोगे, ऑडिट के बाद में करोगे? बाद में। ऑडिट के बाद। है ना? हालांकि ये ऑडिट का ही पार्ट है, तो लेकिन जब आप अपनी ऑडिट कंप्लीट कर चुके हो और जब आप उस रिपोर्ट देने वाले हो, उससे पहले जस्ट आपको एक बार ओवरऑल रिव्यू करना है। ठीक है, ये कह रहे हैं द ऑडिटर शुड परफॉर्म। ऐसा करना क्यों जरूरी है या क्यों करना है? कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लोकल लेजिस्लेचर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, दिस इज समटाइम परफॉर्म यूजर डिस्क्लोजर चेकलिस्ट। तो ये हम लोगों को इसलिए करना होता है, ये इंश्योर करने के लिए कि भाई अल्टीमेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की पालना करी गई है, कंप्लायंस करी गई है, और इसके अलावा जो भी लोकल लेजिस्लेशन डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट थी, एंड लोकल लेजिस्लेशन मतलब जो आपके यहाँ की लोकल लेवल पे बने हुए कानून हैं, नियम हैं, उनके हिसाब से जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसको इंश्योर करने के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे। ठीक है, और ये किया कैसे जाता है? ये कह रहे हैं ये किया जाता है यूजिंग अ डिस्क्लोजर चेकलिस्ट, हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली हम देखते आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भाई ये सब चीजें जो हैं वो कंप्लाइन करी गई हैं, डिस्क्लोज करी गई हैं या नहीं करी गई। आ गया भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? तो एक पहला करना क्यों है वो समझ लेते हैं हम लोग। तो इसलिए कर रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई किए गए और लोकल लेजिस्लेशन के हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरी करी गई है, इसलिए रिव्यू करना जरूरी है इंश्योर करने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट पे आ जाए, यस और नो? यस सर। ठीक यस है, सर। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर सफिशिएंटली डिस्क्लोज एंड इंश्योर दे आर इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्टेड इन द फंड। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी यहाँ पर अडॉप्ट की गई हैं, ठीक है ना, हर क्लाइंट कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करता है और उन अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग करता है। पॉलिसीज के बेसिस पे करते हो ना अकाउंटिंग, है ना? यस और नो? पॉलिसीज के बेसिस पे करते हैं अकाउंटिंग, हाँ यस या ना? सर। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई गई हैं बाय द मैनेजमेंट, बाय योर क्लाइंट। वो पॉलिसीज सफिशिएंटली डिस्क्लोज हैं, उनको सफिशिएंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया गया कि भैया हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी गई है, और इंश्योर करना कि इन दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनको अडॉप्ट किया गया है। पॉलिसी बनाई नहीं गई है, सिर्फ पॉलिसी बनाए जाने के साथ साथ उन पॉलिसीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के टाइम पर अडहेर किया गया है। ठीक है, फॉलो किया गया है। आ गया भाई समझ में? जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन की कोई पॉलिसी बना दी कि भाई हम लोग डेप्रिसिएशन इस पॉलिसी से चार्ज करेंगे, इसमें इस मेथड से चार्ज करेंगे, तो एक्चुअली में आपका डेप्रिसिएशन उसी मेथड से चार्ज होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए ना, आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी सफिशिएंटली डिस्क्लोज्ड है, और ये इंश्योर करना कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली किया गया है। They adequately reflect the information explanation previously obtained and conclusion reached during the course of the audit। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो एडिक्वेटली जहां पर रिफ्लेक्ट करती है, एंड एक्सप्लेनेशन प्रीवियसली obtained
एंड कंक्लूजन रीच्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, आपने ऑडिट करी है, तो आपने ड्यूरिंग दी ऑडिट जो ऑडिट ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, और आप एक नतीजे पे पहुंचे हो, तो आप जिस नतीजे पे पहुंचे हो फाइनली रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना है कि भैया मेरा जो कंक्लूजन है वो एडिक्वेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। एंड द इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं इन कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, जिस इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन एडिक्वेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वाकई रिफ्लेक्ट होती है। कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई आपने ऑडिट करी है, इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट से मांगी, जो क्लाइंट ने आपको दी, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटेन थी, उस इंफॉर्मेशन को आपने ऑडिट किया, उसके बेसिस पर आपने ऑडिट किया, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, उसी के बेसिस पे किया है। तो जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप ऑडिट कर रहे हो, वो इंफॉर्मेशन फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो वही इंफॉर्मेशन दुनिया को भी दिखनी चाहिए ना, जिस जिस इंफॉर्मेशन को ऑडिट कर रहे हो, जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ऑडिट कर रहे हो, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑडिट आप कर चुके हो, अब रिव्यू में आपको बस ये इंश्योर करना है कि हाँ भाई, जिस इंफॉर्मेशन को मैं ऑडिट करता हुआ आया हूं, जो एक्सप्लेनेशन मुझे मेरे क्लाइंट ने दिया था कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया है या ये चीज ऐसे क्यों है, वो सारा वही एक्सप्लेनेशन और वही इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। आ गया भाई समझ में? यहाँ पे क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, द इंफॉर्मेशन, द एक्सप्लेनेशन एंड द कंक्लूजन, तीनों चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है। तो तीन बातें हो गई बेटा यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने के लिए। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस है, एक लोकल लेजिस्लेशन का डिस्क्लोजर है, एक सफिशिएंटली डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है, और एंड अडॉप्शन है उनका, ठीक है, एंड एडिक्वेट रिफ्लेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन्स एंड दी एक्सप्लेनेशंस। इन तीन चीजों को इंश्योर करने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना है। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? शॉर्ट में भी बता दिया मैंने कैसे याद रखना है इसको। क्लियर है भाई, हाँ या ना? Yes, sir. आगे बढ़े। तो Yes, sir. इसलिए ये करना जरूरी है, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंश्योर करने के लिए। अब यहां पर ये तो हो गया हमारा पर्पस, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, करना क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने टू कोरबोरेट कंक्लूजन फॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिट, असिस्ट एंड फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन। आपको बेटा एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर में? कंपैरिजन। तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं जो कि आपको फर्दर एविडेंस देंगे कि भाई आप जिन नतीजों पर पहुंचे, जिन कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, वो आपके कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करने में सपोर्टिव है। कोलैबोरेट करने का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेट करने का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या मतलब होता है भाई यहाँ पे इसका? कोलैबोरेट करने का मतलब होता है सपोर्ट। मतलब आप एविडेंस पहले भी इकट्ठे कर चुके हो, ऑडिट के टाइम पे तो हमने किया क्या, एविडेंस ही सबूत इकट्ठे करने का टाइम किया है, प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, हर चीज के लिए एविडेंस इकट्ठे किए। अब हम एक नतीजे पे पहुंच चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने की आपको एडिशनल एविडेंसेस मिले, सपोर्टिव एविडेंस मिले, जो आपके नतीजों को सपोर्ट करे, जो आपके कंक्लूजन्स को सपोर्ट करे। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लीजिए यहाँ पे कंक्लूजन्स को कोलैबोरेट करने के लिए। रिव्यू द एग्रीगेट ऑफ द अनकरेक्टेड मिस्टेक। इसके अलावा ऐसी गलतियां जो कि अनकरेक्टेड है, उनके एग्रीगेट को रिव्यू कर लीजिए कि कहीं वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं बन गई है। मतलब बहुत सारी गलतियां ऐसी हो सकती हैं जिनको कि ठीक नहीं किया गया, छोटी छोटी गलतियां थी, तो या तो आपने उनको बोला नहीं ठीक करने के लिए, या उनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर उसका रिकॉर्ड आपके पास है, तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से आप ये देखिए कि कहीं एग्रीगेटली वो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट में कन्वर्ट तो नहीं हो रही। और अगर ऐसा हो रहा है तो पोटेंशियल एडजस्टमेंट उसका करने के लिए मैनेजमेंट को बोलिए। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है।
जो अपन ने ऊपर बात पढ़ी है वही चीज, जिसको भी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है। रिव्यूइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसीजर कवर्ड इन। तो आपका ये रिव्यू करना जो है, ये क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना, ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट का भी पार्ट है बेटा। किसका पार्ट है यहाँ पे? ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट। आपका काम क्या? आपका काम ऑडिट करना है ना? क्या काम है आपका? अरे जल्दी बताओ, क्या करना है काम आपका? ऑडिट। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम हमारी जो सर्विस दे रहे हैं वो सर्विस अच्छी दें कि खराब दें? क्या चाहते हैं हम लोग? खराब दें सर्विस कि अच्छी सर्विस दें? अच्छी। अच्छी सर्विस दें, तो उसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के भी यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स गिवन है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना फाइनली वो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट का भी पार्ट है। इससे ये इंश्योर होगा कि हमारी सेवाएं जो हमने दी है, हमने सर्विस जो दी है, वो अच्छी क्वालिटी की दी है। इसलिए भी यहाँ पे रिव्यू करना जरूरी है। एज अ पार्ट ऑफ दी ओवरऑल ऑडिटर टू असेस वेदर दी, अब ये चीज अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, तो जब आप ओवरऑल रिव्यू करेंगे तो आपको ये भी देखना है फर्दर, ये एडिशनल हो गई चीजें। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर पढ़ लिए थे, एडिशनली हमको ये भी देखना है कि हमने काम एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स किया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ऊपर 3 पॉइंट्स अपन पढ़ के आ चुके हैं, ये हमारा पर्पस और एडिशनल हो गए कि हम लोग क्यों रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए भी कर रहे हैं कि हमको ये देखना है कि एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हमने काम किया या नहीं किया। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? आपके आईएसए जो है आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपको ये भी रिव्यू के अंदर ये चीज देखनी कि भाई मैंने जो काम किया है वो मेरा से जो मेरी एसोसिएशन जो थी वो जो स्टैंडर्ड्स बना चुकी है उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैंने वो काम किया है या नहीं किया, ये भी आपको रिव्यू करना है। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। कोई सिग्निफिकेंट मैटर जिसको कि फर्दर कंसिडरेशन के लिए रेज करना था वो रह तो नहीं गया है? कोई भी मैटर जो कि सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, मैंने सभी सिग्निफिकेंट मैटर रेज किए हैं। ठीक है, फर्दर कंसिडरेशन के लिए ये आप देख लिया एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, उसके ऊपर जो भी एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन की जानी थी वो की गई है। देयर इज अ नीड टू रिवाइज द नेचर, कहीं यहाँ पर नेचर टाइमिंग जो भी मैंने काम किया उसके नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट को रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। एंड दी ऑडिट एविडेंस, और जो भी मैंने एविडेंस इकट्ठे किए हैं, ठीक है, वो सफिशिएंट है, वो अप्रोप्रिएट है मेरे कंक्लूजन्स को सपोर्ट करने के लिए और मेरे ऑडिट ओपिनियन का आधार बनने के लिए, वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है, ये कंक्लूड करने के लिए आप यहाँ पे फाइनली एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे। आ गया भाई समझ में? यहाँ पे क्लियर है? 4 पॉइंट्स और एडिशनल हो गए, यस और नो? यस सर। ठीक है, the auditor should ensure that the initial assessment made at the start of the valid assessment made at the start of the audit are still valid in the light of the information gathered during the audit and that the audit plan have flags to make the use of। अब इनमें क्या बोला कि जब आप रिव्यू कर रहे हो ये आपको इंश्योर करना है, आपने ऑडिट करना चालू किया उस टाइम पे इनिशियली आप इनिशियल असेसमेंट आपने किया और वो असेसमेंट के बाद आपने ऑडिट करना चालू किया, ऑडिट करने के ड्यूरेशन में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन के बाद भी आज तक भी आपका इनिशियल असेसमेंट वैलिड है, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, हम एक उम्मीद लेकर के चलते हैं, ठीक है, फिर आप काम करना चालू करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काम करने के दौरान आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली हो कि आपने जो इनिशियली एक्सपेक्टेशन लगाई थी या इनिशियली असेसमेंट किया था वो असेसमेंट आपका बिगड़ गया, सारा इंफॉर्मेशन ऐसी ऐसी मिली कि वो सब चीजें वापस करनी पड़ जाएंगी। तो हमें अल्टीमेटली इंश्योर करना है कि भाई ऑडिट करने के स्टार्टिंग में जो इनिशियल असेसमेंट था और उसके बाद जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन के बाद भी वो असेसमेंट आज तक टिका हुआ है, वो वैलिड है, ये आपको इंश्योर करना है बेटा। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? सो दिस इज इनिशियल असेसमेंट दैट यू हैव डन। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिली, ये इंफॉर्मेशन कब मिली? ड्यूरिंग दी ऑडिट मिली। ये इनिशियली मतलब स्टार्ट ऑफ एन ऑडिट के टाइम पे आपका असेसमेंट था। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कहीं इनिशियल असेसमेंट चेंज करने की जरूरत तो नहीं थी, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आज दिन तक वैलिड है।
ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? एट द टाइम ऑफ रिव्यू इंश्योर, यहां आके आपको इंश्योर करना है कि ये असेसमेंट मेरा आज की डेट तक भी वैलिड है। आ गया समझ में? क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस सर। ये असेसमेंट मेरा आज तक भी वैलिड है। जल्दी बताओ भाई, समझ में आ गया? आया ना? Yes, sir. ये इंश्योर करना। इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, इसके अलावा the auditor must consider the fact of misstatement of both the audit procedure performed and ultimately correct the financial statement. The guidance of how this is performed is given as ISA 450। वैसे तो हम ये पढ़ के ऊपर आ गए हैं कि ISA 450 क्या कह रहा है, किस तरीके से आप एक मिस स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई हुआ है ड्यूरिंग द ऑडिट, आप कैसे उसका इवेल्युएशन करेंगे, वो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये असेसमेंट करना है कि जो मिस स्टेटमेंट्स आपको आइडेंटिफाइड हुए हैं उनका ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर वो इफ अनकरेक्टेड रह गए, अगर वो अल्टीमेटली अगर उनको नहीं सुधारा गया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल उसके ऊपर क्या इंपैक्ट उसका आ रहा है, जो ऊपर उन्होंने ऊपर बात करी थी। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? समझ में आ गया ना? Yes, sir. सो इफ, हाँ ये तभी है इफ अनकरेक्टेड, अगर करेक्शन ही कर लिया गया तो बात खत्म। सो इफ इट इज अनकरेक्टेड यू हैव टू फर्दर सी दी इम्पैक्ट, यू हैव टू फर्दर सी दी इम्पैक्ट एज अ होल, इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आ रहा है एज अ होल ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर कुछ मिस स्टेटमेंट अनकरेक्टेड रह गए हैं तो एज अ होल उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, ये आपको कंसीडर करना है। आ गया समझ में? यहाँ पे क्लियर है ये चीज? यस और नो? कंसीडर। चलो आगे आ जाए, यहाँ पे पढ़े इसको आगे क्या कह रहा है। ये क्लियर है पॉइंट, ये वाला समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। 450 कह रहा है कि सभी आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड को अक्यूमुलेट करो अनलेस दे आर क्लियरली ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है बहुत ही छोटी सी गलती। तो जब तक कि क्लियरली बहुत ही छोटी सी गलती नहीं है, सारे आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट के रिकॉर्ड को एक साथ लेकर के आओ, अक्यूमुलेट करो। कंसीडर इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच मिसस्टेटमेंट इंडिकेट द अदर्स में एग्जिस्ट, और ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन मिस स्टेटमेंट का एग्जिस्टेंस किसी दूसरी गलती को, किसी बड़ी गलती को इंडिकेट कर रहा है। तो कह रहे हैं एक एक कदम ध्यान ध्यान से लेना है, ओपिनियन देने से पहले सारी छोटी छोटी गलतियों को साथ में लेकर के आओ। बिल्कुल जो छोटी गलतियां हो, जिनको की जो ऐसी हैं कि जिनको नहीं ध्यान देना है, उन गलतियों को छोड़ करके सारी गलतियों का रिकॉर्ड एक्यूमुलेट करो, और ये देखो कि कहीं एक दूसरी किसी गलती की तरफ इशारा तो नहीं कर रही है, इंडिकेशन तो नहीं कर रही है, डायरेक्ट तो नहीं कर रही। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? which when यस। Yes, aggregated sir. with other misstatement could be considered material। तो ये जो गलतियां जो अब रह गई हैं, कहीं ये ऐसी गलती की तरफ इंडिकेशन तो नहीं कर रही है कि भाई जो कि फर्दर यहाँ पे मटेरियल हो सकती है। when aggregated with other misstatement could be considered material। if so consider if the audit step plan। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपका आंसर ये से कि हाँ भाई ये जो गलतियां हैं ये मुझे इशारा कर रही हैं कि अगर ये और भी कुछ गलतियों की तरफ इशारा कर रही हैं जो कि अगर वाकई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, और उन गलतियों के होने से ये गलतियां सब मिलकर के मटेरियल बन जाएंगी, तो ऐसे केस में क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान को वापस से रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है। ये आप देखिए, आ रहा है समझ में? क्लियर है? एक एक चीज, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सारी रिकॉर्ड्स ले लिए, सारी गलतियां जो हमको आइडेंटिफाई हुई थी उसको इकट्ठा कर लिया, फिर हमने ये देखा कि कहीं ये गलतियां किसी और कुछ और गलतियों की तरफ इंडिकेशन तो नहीं कर रही हैं, जो कि मिलकर के साथ में इन गलतियों के एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्रिएट कर सकती हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो क्या आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान को वापस से रिवाइज करके फर्दर काम करना पड़ेगा, फर्दर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये चीज आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे मिस स्टेटमेंट्स का इवेल्युएशन रिव्यू के टाइम पे कैसे करना है? हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? आ गया समझ में? यस और नो?
यस सर। कम्युनिकेट ऑल अक्यूमुलेटेड, जितनी भी गलतियां इकट्ठी हुई हैं एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को समय रहते इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको बोलिए कि इन गलतियों को सुधार लीजिए। अगर मैनेजमेंट मना कर देता है कि इन गलतियों को हम नहीं सुधारेंगे, ठीक है, मना करने का रीजन समझिए कि भाई इन्होंने क्यों मना किया है, ठीक है, और अब उससे ओपिनियन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा ये देख लीजिए। एक सेकंड रुकना ना। हाँ सर। अच्छा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो गया, ये वाली जो अपनी मेट्रो वाली है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो होना ही था वो तो ट्रांसफर। ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी। हाँ भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन। तो मैं यहाँ पे कहता है मैनेजमेंट, तो अगर मैनेजमेंट मना कर दे कि भाई हम तो देखो ये गलतियां नहीं सुधारेंगे, सम और ऑल ऑफ द मिसस्टेटमेंट, या कुछ गलतियों के लिए वो मना कर दे कि भाई इनको सुधारने की जरूरत नहीं है, तो ऑडिटर को ये देखना है कि भाई क्यों ये मना कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर द रीजन फॉर रिफ्यूजल, भैया मना करने के पीछे क्या कारण है, वो कारण आपको उसको ध्यान देना है, उसको उसका असेसमेंट करना है भी क्या है, एंड टेक दिस इनटू अकाउंट व्हेन कंसीडरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर जाके जब आप इस ओपिनियन को देने जा रहे हो कि भाई क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मुक्त है, फ्री है, तो उसके रिफ्यूजल का इफेक्ट क्या वाकई उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? क्या हो गया, म्यूट तो नहीं हूं? हाँ, आ गया भाई, समझ में आया ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ISA 450 जो है वो ये कह रहा है कि भी ये तीन चार पॉइंट्स इन लोगों ने बता दिए। एग्जिस्टेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट देखिए, देखिए कि कहीं वो और गलतियों की तरफ इंडिकेशन तो नहीं कर रहे, क्या उसकी वजह से ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान को रिवाइज करने की जरूरत है। फिर कम्युनिकेशन आ गया आपका एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ, अगर रिफ्यूजल है तो रीजन ऑफ रिफ्यूजल क्या है, और अगर रिफ्यूजल है तो उस रिफ्यूजल का आप इस कंक्लूजन पे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, उस पर क्या इंपैक्ट आएगा वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? आगे बढ़े, फटाफट बताओ यस और नो। यस सर। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों ने इस चीज को बहुत 450 में डिटेल में लिखा है कि अगर मैनेजमेंट गलत सभी मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट करने में फेल हो जाता है तो ऑडिटर को क्या करना है। इफ मैनेजमेंट इज फेल, तो अगर वो फेल हो गया तो आपको क्या करना है, मटीरियलिटी का लेवल का रीअसेसमेंट आप कीजिए, whether it is still appropriate in the circumstance as the level of risk may be deemed high result of management। तो मैनेजमेंट ने क्योंकि मना कर दिया या वो अपनी गलतियां नहीं सुधार पाए, तो क्या जो आपका मटीरियलिटी का असेसमेंट था वो अभी वैलिड है या नहीं है, ये आपको वापस से क्या करना पड़ेगा बेटा, रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। स्टिल अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस, क्या आज की परिस्थितियों में अभी के सर्कमस्टांसेस में भी मेरा जो मटीरियलिटी का लेवल का मैंने असेसमेंट किया था वो कहीं वापस से रीअसेस करने की जरूरत है या नहीं है, क्या वो आज की डेट पर भी वैलिड है या नहीं है। आगे समझ में, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना, यस यस सर। और नो? क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब क्योंकि मैनेजमेंट का रिफ्यूजल से ये हो सकता है कि भाई लेवल ऑफ रिस्क बढ़ गया है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या होता है, ऑडिट रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट छोड़ो, ऑडिट रिस्क बताओ। ऑडिट रिस्क हम लोग किसको बोलते हैं, व्हाट इज ऑडिट रिस्क, आसान भाषा में व्हाट इज ऑडिट रिस्क, क्या होता है ऑडिट रिस्क, कौन बताएगा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना। नहीं नहीं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। अरे मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स की वजह से इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन नहीं, inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated। मतलब कि मैं ओपिनियन ये दे दूं कि मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट व्हेन दे आर मटेरियली मिसस्टेटेड, जब उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं तब मैं ये ओपिनियन दे दूं।
तब मैं दुनिया को बोल दूं कि हाँ भाई ये फ्री है, इसको ऑडिट रिस्क कहते हैं। आया समझ में? अब ये चीज ध्यान रखना, उल्टा स्टेटमेंट मत दो, सीधा स्टेटमेंट दो। याद हुआ? समझ में आया ऑडिट रिस्क क्या है? सीधा स्टेटमेंट क्या Yes, है sir. कि जब आप इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दें, वो भी तब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है, इसको ऑडिट रिस्क कहते हैं। उल्टा मत बोलना अगली बार से। याद हो गया? स्टेटमेंट क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम गलतियां ठीक नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है, रिफ्यूज कर दिया या वो कर नहीं पाए, तो वो रिस्क मेरा बढ़ गया है। कहीं ऑडिटर गलतियां होते हुए भी मटेरियल जो कि हैं और एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे, तो वो रिस्क क्योंकि अब बढ़ गया है, मना कर दिया ना उन्होंने कि हम नहीं करेंगे गलतियां ठीक, तो ये रिस्क आपका बढ़ गया है। तो इस वजह से आपको मटीरियलिटी का रीअसेसमेंट करने के लिए बोला गया है। और ये देखिए कि ये आज की डेट में भी वैलिड है, अप्रोप्रिएट है या नहीं, अभी के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये आपका मटेरियलिटी का जो आपने असेसमेंट इनिशियली किया था, शुरू में किया था, वो आज के डेट में भी वैलिड है या नहीं है, अप्रोप्रिएट है या नहीं, क्योंकि अब लेवल ऑफ रिस्क बढ़ गया है। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? आया ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। डिटरमाइन वेदर दी अनकरेक्टेड स्टेटमेंट इधर इंडिविजुअली, तो क्या जो गलतियां नहीं करेक्ट करी गई हैं वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मटेरियल टू द फाइनेंस एज अ होल, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो क्या उसके रेफरेंस में वो मटेरियल हो सकती है, कंसीडरिंग बोथ द साइज एंड नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट। तो गलतियां हैं, अनकरेक्टेड रह गई हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ होल जब कोई देखेगा, ठीक है, एज अ होल, जब आप उसको इंडिविजुअली नहीं देख करके संपूर्ण रूप में होल फॉर्म में जब आप उसको देखेंगे, तो क्या उस रेफरेंस में वो गलतियां जिनको कि ठीक नहीं किया गया है वो मटेरियल है भी या नहीं, ये आपको कंसीडर करना है, बोथ इन साइज एंड द नेचर। मतलब साइज मतलब द अमाउंट, द नंबर्स, द नेचर, किस उसकी गलतियां, किस नेचर क्या उन गलतियों का, वो दोनों ही आप लोगों को कंसीडर करनी पड़ेगी। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ भाई आगे यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Considering both the size and nature of the misstatement and the fact of misstatement related to the prior periods, example on corresponding figure comparative and opening balances, तो क्या होता है कि गलतियां कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, इस पीरियड में गलती करोगे वही गलती आगे बढ़ जाएगी। यही होता है भाई अकाउंटिंग का, तो सिंपल सा रूल है, जो फिगर्स इस साल लेकर के चलोगे वो फिगर्स आगे जाएंगे, तो ऐसा ही होगा। आया ना? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि गलती पीछे से चलती हुई आ रही हो, मतलब गलती इस साल आपको दिखी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि गलती पीछे से चलती हुई आ रही थी। यस और नो? हाँ या ना? ऐसा भी हो सकता है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब एक सरकमस्टांस में बता रहा हूं, आपने ऑडिट की है 2023-24 के पीरियड की, कुछ गलती आपको आपको स्टेटमेंट दिखा यहाँ पे कि ये गलती जो है आपको आइडेंटिफाइड हुई और मैनेजमेंट ने उसको सही भी नहीं किया। अब ये गलती हो सकता है कि इस साल से नहीं हुई हो, अभी कौन से पीरियड की ऑडिट करते हुए आ रहे हो? क्या बोला मैंने सर? मैं आपने बोला 2023-24 की ऑडिट करिए, इस पीरियड में कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह गया, तो ये जरूरी थोड़ा है कि 2023-24 से ही आ रहा हो सकता है कि इसका पहले का पीरियड, मतलब कि सर 2023 में और 24 में एक्चुअली में ये गलती यहां से उठ करके आई थी, ठीक है, तो इस वाले पीरियड में तो ये मटेरियल नहीं थी, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं, वाकई 2023 से पीछे जाकर के पीरियड में देखूं, तो ये गलती जो है वहां से ये बड़ी हो सकती है, वहां ये बड़ी गलती थी, इस साल के पीरियड में हो सकता है गलती छोटी हो गई हो, लेकिन ये पिछले पीरियडों से अगर मैं लेता हुआ हूं ना इसका टोटल इन गलतियों का, है ना, तो ये गलती धीरे धीरे अगर पिछले पीरियड में भी उठा करके देखेंगे तो ये मटेरियल गलती है, बड़ी गलती है जो पहले से होती हुई आ रही है। आ रही है बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? यस और नो? वापस सुन लो, नहीं समझ में आई हो तो बात, ठीक है, वापस बता देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई गलती इस पीरियड की है, ठीक है,
एंड द इफेक्ट, इन्होंने बोला एंड द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रायर पीरियड। तो अगर ये गलती इस पीरियड की है, क्या इसका कोई भी रिलेशन इस पीरियड से पहले के पीरियड में, और अगर मैं पहले के पीरियड में जाऊं तो हो सकता है कि उधर वाले ने भी ऑडिट गलत करी हो, वहां उसका भी इम्पैक्ट जो है वो बहुत जो होता है वो मेजर हो सकता है। मैं पीरियड ऑफ ऑडिट तो मेरे अंदर ये है, लेकिन ये गलती ऐसी गलती है जिसका कि इस पीरियड में नहीं बल्कि इससे पहले वाले पीरियड में ज्यादा इम्पैक्ट था, ये हो सकता है। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? अब Yes, sir. ये बोलना चाह रहे हैं, सबको समझ में आ गई भी बात यहाँ पे? यस और नो? आया ना? नेहल, मैविश, जूही, आज सारिया नहीं आई ना क्लास में? आई थी क्या? No, sir. If an individual material misstatement is considered material, it cannot be offset by other misstatement. तो अगर ये कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट ही अपने आप में मटेरियल है, ठीक है, तो बाकी मिसस्टेटमेंट्स के साथ उसको जो है वो ऑफसेट नहीं किया था। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑफसेट? व्हाट इज ऑफसेट? जल्दी बताओ भाई, व्हाट इज ऑफसेट? ऑफसेट मींस क्या होता है? जल्दी बोलो, 3 मिनट रह गए 9 बजने में। ऑफसेट मींस क्या होता है? Sir, write off करना. सिंपल सी बात है सर, ऑफसेट मींस होता है राइट ऑफ करना, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑफसेट मींस राइट ऑफ। तो अगर कोई गलती अपने आप में जो है वो इंडिविजुअली, कोई ऐसी गलती है जो कि इंडिविजुअली मटेरियल है, ठीक है, तो उसको दूसरी गलतियों के साथ आप क्या नहीं कर सकते? ऑफसेट या राइट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब है एक गलती हुई जो कि अपने आप में मटेरियल गलती थी, लेकिन किसी दूसरी गलती की वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो रहा है। भाई कई बार डेबिट में भी गलती है, क्रेडिट में भी गलती है, तो एक डेबिट में हमने कुछ गलत कर दिया, क्रेडिट में कुछ गलत कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को सेट ऑफ कर दिया। ये हो सकता है कई बार हम लोग जब रेक्टिफिकेशन समझा है तो ऐसी गलतियां समझी है कि दो गलतियां एक दूसरे के इम्पैक्ट को खत्म कर देती है भाई, आया ना? यस और नो? Yes, sir. है ना? ये चीज में समझा। तो कई बार क्या होता है कि दूसरे स्टेटमेंट्स की वजह से एक गलती जो कि अपने आप में मटेरियल मिस्टेक है, उसका इफेक्ट जो है वो कम हो रहा है, उसका प्रभाव जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई क्योंकि दूसरी गलतियों की वजह से इसका इम्पैक्ट कम हो रहा है तो उसको हम मटेरियल कंसीडर नहीं करें। अगर वो गलती है इंडिविजुअली, वो अपने आप में मटेरियल है, तो उसको आपको जो है वो मटेरियल ही कंसीडर करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? क्लियर है? आगे बढ़े? यस और नो? एक तो Yes, पॉइंट sir. रह गया है, खत्म करें इसको। यस सर। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेट दी, क्योंकि मैनेजमेंट ने मना कर दिया, टीसीडब्ल्यूजी अलग है, तो वो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट कम्युनिकेट करने टीसीडब्ल्यूजी को, और मैनेजमेंट से एंड टीसीडब्ल्यूजी से हम लोगों को एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगना है कि भाई उनको ये विश्वास है कि जो गलतियां उन्होंने सही नहीं करी हैं उन वो इमटेरियल जो है वो मिस स्टेटमेंट, मतलब इस तरीके का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको मैनेजमेंट से मांगना चाहिए। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, जल्दी sir. बताओ भाई, आया ना? क्लियर है? समझ में आ गई ये चीज? आया ना? यस सर। ठीक है, आज की क्लास को फिर यही खत्म कर रहे हैं, कल इसको आगे पढ़ेंगे। एक ये छोटा सा टॉप क्वेश्चन भी ये सॉल्व कर लेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और ये चैप्टर कल अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बता दो अभी। नहीं है? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? समझ में आ गया? आया ना? पढ़ लेना घर पे इसको, कोई डाउट हो तो कल क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. चलो बाय, गुड नाइट।